नमस्कार। तो आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो थोड़ा रोमांचक भी है और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। बिल्कुल। सवाल यह है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल हो जाएगा तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? ये सवाल तो सबके मन में आजकल। हाँ, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गरीबी, बीमारी, अज्ञानता ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेंगे, या फिर ये सब एक सपना है? और इसी की पड़ताल के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं आज। जी। हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली के मशहूर निवेशक विनोद खोसला के विचारों की, भविष्यवादी लेखक सलीम इस्माइल के विश्लेषण की, और साथ ही जीरो मार्जिनल कॉस्ट सोसाइटी और प्राउड के दर्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इन सब में एक बात कॉमन है, भविष्य को लेकर एक जबरदस्त आशावादी नजरिया। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं विनोद खोसला के एक बहुत ही दमदार विचार से। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि 2030 से पहले भारत के हर नागरिक के पास, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक अपना पर्सनल डॉक्टर और एक पर्सनल ट्यूटर हो, और वो भी मुफ्त में। पहली बार सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है। बिल्कुल। लेकिन खोसला का तर्क है कि ये क्षमता आज हमारे पास मौजूद है, और यहीं पर एआई का सबसे क्रांतिकारी पहलू सामने आता है। कौन सा पहलू? जिसे वो महान समकारक या द ग्रेट इक्वलाइजर कहती हैं। इसका मतलब है कि एआई समाज में जो गहरी खाई है उसे पाट सकता है, बराबरी ला सकता है। बिल्कुल। सोचिए, एक गांव में रहने वाले किसान के बच्चे को एआई के रूप में एक ऐसा ट्यूटर मिल सकता है जो दिल्ली के सबसे अमीर बच्चे के ह्यूमन ट्यूटर से भी बेहतर हो। ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या एक मशीन सच में एक इंसान से बेहतर टीचर या डॉक्टर हो सकती है? हम तो हमेशा इंसान के अनुभव और सहानुभूति भी बात करते हैं। ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन स्रोतों में दिए गए उदाहरण इसे काफी साफ करते हैं। जैसे स्वास्थ्य की बात करें, मान लीजिए एक बच्चे को रात में तेज बुखार है, एक एआई डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध है। अच्छा। वो सिर्फ लक्षण नहीं पूछता, वो बच्चे की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, उसके जेनेटिक्स और उस इलाके में फैल रही बीमारियों के डेटा को सेकंडों में एनालाइज करके सलाह दे सकता है। ओह, वाकई? हाँ, और स्रोत बताते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए अध्ययनों में एआई डायग्नोसिस की सटीकता पहले ही इंसानी डॉक्टरों से बेहतर पाई गई है। ये तो कमाल है। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों को मैनेज करने में एआई लगभग बिना किसी खर्च के रोजाना मदद कर सकता है। समझ गया। तो एआई की असली ताकत उसकी डेटा प्रोसेस करने की क्षमता में है, जो किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा है। हाँ, एग्जैक्टली। और यही बात फिर शिक्षा पर भी लागू होती होगी। बिल्कुल। सलीम इस्माइल इस पर बहुत जोर देते हैं। वो बताते हैं कि एक एआई ट्यूटर सिर्फ ये नहीं देखता कि बच्चे ने गणित का सवाल सही किया है या गलत। तो वो क्या देखता है? वो ये समझ सकता है कि बच्चा असल में अटक कहाँ रहा है। हो सकता है उसे 3 महीने पहले पढ़ाया गया कोई कॉन्सेप्ट याद ना हो। अच्छा। एआई पहले उस पुरानी कमी को दूर करेगा और फिर होमवर्क में मदद करेगा। ये इतना पर्सनलाइज्ड है कि इस्माइल के मुताबिक एआई के साथ बच्चे 5 गुना तेजी से सीखते हैं। 5 गुना? ये तो सीखने के पूरे तरीके को ही बदल देगा। बिल्कुल। ये एक पर्सनल मेंटर है जिसकी याददाश्त कभी कमजोर नहीं होती और जिसके पास असीमित धैर्य है। मुझे याद है, मैं स्कूल में घंटों एक ही मैथ प्रॉब्लम में उलझा रहता था। ये सोचना ही कमाल है कि आने वाली पीढ़ी मिनटों में उसे समझ सकती है। और स्रोतों में एक और हैरान करने वाला उदाहरण था एआई की भाषा की क्षमता को लेकर। हाँ, वो वाकई हैरान करने वाला है। एआई सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी नहीं, बल्कि मेघालय की खासी जैसी दुर्लभ भाषा में भी बात कर सकता है, जिसे कुछ ही हजार लोग बोलते हैं। जी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो अपने संवाद के स्तर को बदल सकता है। वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकता है जो सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा हो और उसे उसी की भाषा और समझ के स्तर पर जटिल बातें समझा सकता है। ये क्षमता तो बड़े बड़े इंसानी विशेषज्ञों में भी नहीं होती। सही कहा। ये सही मायनों में ज्ञान को हर किसी की पहुंच में लाना है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी की क्षमता तो समझ आ गई। मुफ्त डॉक्टर, मुफ्त ट्यूटर, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा दिमाग तुरंत इसकी इकोनॉमिक्स पर जाता है। कोई भी चीज मुफ्त कैसे हो सकती है? आखिर किसी ना किसी को तो इसका बिल भरना पड़ेगा ना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर जेरेमी रिफ्किन और सलीम इस्माइल का जीरो मार्जिनल कॉस्ट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आता है। जीरो मार्जिनल कॉस्ट? ठीक। इसका आसाम भाषा में क्या मतलब है?
इसका मतलब है किसी चीज की एक और कॉपी बनाने की लागत का लगभग शून्य हो जाना। जैसे? सबसे अच्छा उदाहरण संगीत का है। पहले एक गाना रिकॉर्ड करने में स्टूडियो, म्यूजिशियन, कैसेट बनाने की फैक्ट्री, इन सब पर भारी खर्च आता था। हाँ बिल्कुल। आज एक डिजिटल गाना बन जाने के बाद उसकी करोड़ों कॉपी बनाने में कितना खर्च आता है? लगभग कुछ भी नहीं। बिल्कुल, लगभग शून्य। इसीलिए आज हम स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत कम पैसे में या मुफ्त में करोड़ों गाने सुन सकते हैं। अच्छा, तो यही चीज खबरों के साथ हुई, विकिपीडिया के साथ हुई। हाँ, लेकिन ये तो सब डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। स्वास्थ्य, ऊर्जा या परिवहन जैसी भौतिक चीजों का क्या? एक गाड़ी बनाने में, बिजली पैदा करने में तो असली पैसा लगता है, वो कैसे मुफ्त हो सकती हैं? यही अगला बड़ा कदम है। AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, इसी जीरो मार्जिनल कॉस्ट के सिद्धांत को डिजिटल दुनिया से निकालकर भौतिक दुनिया में ला रहे हैं। वो कैसे? सोचिए, जब AI एक पूरी फैक्ट्री को बिना इंसानों के चलाएगा तो उत्पादन की लागत कितनी कम हो जाएगी। जब सौर ऊर्जा बनाने और उसे स्टोर करने की टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो जाएगी तो बिजली की लागत लगभग शून्य हो जाएगी। हाँ, सलीम इस्माइल इसे अभाव से प्रचुरता की यात्रा कहते हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? परिवहन सबसे अच्छा उदाहरण है। आज हम कार खरीदते हैं जो एक महंगी चीज है और 95% समय सिर्फ पार्क की हुई खड़ी रहती है। सही बात है। अब कल्पना कीजिए कि सड़कों पर AI से चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक टैक्सियां हैं। आपको कार खरीदने की जरूरत नहीं है। जब भी कहीं जाना हो, आप ऐप से एक टैक्सी बुलाएंगे जो आपको बहुत ही कम पैसों में आपकी मंजिल तक छोड़ देगी। क्योंकि उसे चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं है। सही कहा। और वो बिजली से चलती है जो बहुत सस्ती है और उसका इस्तेमाल दिन में 24 घंटे हो रहा है, तो प्रति किलोमीटर का खर्च लगभग शून्य के करीब पहुंच जाएगा। समझ गया। यही बदलाव हर सेक्टर में आने वाला है। बिल्कुल। तो अगर चीजें और सेवाएं लगभग मुफ्त हो जाएंगी और सारा काम AI और रोबोट करने लगेंगे, तो फिर हम इंसानों का क्या होगा? हमारी नौकरियों का क्या होगा? यहीं आकर ये आशावादी तस्वीर थोड़ी धुंधली और डरावनी लगने लगती है। और ये डर बिल्कुल वास्तविक है। स्रोत इस मुद्दे से मुंह नहीं चुराते। विनोद खोसला साफ चेतावनी देते हैं कि भारत के BPO और IT सेवा जैसे बड़े उद्योग बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो काम आज लाखों लोग कर रहे हैं वो एक AI ज्यादा बेहतर और तेजी से कर पाएगा। एग्जैक्टली। सलीम इस्माइल बताते हैं कि कैसे नई AI तकनीक आने से सॉफ्टवेयर कंपनियां रातों रात अप्रासंगिक हो रही हैं। तो तकनीकी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी और असल चुनौती है। तो क्या इसका कोई समाधान है या हम बस एक बड़ी बेरोजगारी की लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू आता है। खोसला एक बहुत बड़ा अवसर देखते हैं। वो कहते हैं कि भारत को अपनी सोच बदलनी होगी। कैसी सोच? BPO सेवाओं का प्रदाता बनने के बजाय भारत AI सेवाओं का निर्यातक बन सकता है। अच्छा। सोचिए, हमारे पास एक बहुत बड़ी शिक्षित आबादी है। अगर हम उस प्रतिभा को AI बनाने और उसे दुनिया भर को सेवा देने में लगाएं, तो ये एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकती है। इसीलिए वो सर्वम जैसी भारतीय AI कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। जी, जो भारत के लिए अपना खुद का AI मॉडल बना रही हैं। मतलब ये सिर्फ नौकरियां बचाने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई तरह की अर्थव्यवस्था बनाने की बात है। लेकिन ये तो कुछ लोगों के लिए होगा जो AI बना सकते हैं। बाकी लोगों का क्या काम की परिभाषा ही बदलने वाली है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। और स्रोत कहते हैं कि हाँ, हमें काम को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। मतलब? वो दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल का हवाला देते हैं, जिन्होंने कहा था कि काम एक पवित्र गुण है। ये विचार अमीरों ने गरीबों को व्यस्त रखने के लिए बनाया था, एक गुलामों का नैतिक सिद्धांत। हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा। तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? यहाँ पर प्राउड के संस्थापक PR सरकार का दृष्टिकोण बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं, एक दिन आएगा जब मनुष्यों को काम करने की लगभग कोई जरूरत नहीं होगी। वो कहते हैं कि इंसान का विकास 3 स्तरों पर होता है, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। ठीक है। जब मशीनें हमारा शारीरिक काम करने लगेंगी तो मानवता अपनी ऊर्जा बौद्धिक कामों, कला, विज्ञान, संस्कृति में लगाएगी। और जब AI बौद्धिक काम भी करने लगेगा तो इंसान अपनी चेतना को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। बिल्कुल। ये तो बहुत गहरा विचार है।
मतलब काम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं रह जाएगा। नहीं, जेरेमी रिफ्किन इसे तीसरे क्षेत्र का उदय कहते हैं, जहां लोग स्वयं सेवा, सामुदायिक काम, इन सब में ज्यादा समय देंगे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, जिन कामों को आज हम काम ही नहीं मानते, जैसे घर चलाना, बच्चों की परवरिश करना या बुजुर्गों की देखभाल करना, उन्हें समाज के सबसे महत्वपूर्ण कामों में गिना जाएगा। हाँ, काम की पूरी परिभाषा ही बदल जाएगी। ये भविष्य सुनने में तो बहुत ही शानदार है, लेकिन ये अपने आप तो नहीं आ जाएगा। सलीम इस्माइल ने इसे 1 दशक का बहुत अस्त-व्यस्त बदलाव कहा है। सही है। तो इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? स्रोतों में 3 बड़ी रुकावटों का जिक्र है। पहली है इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया। इम्यून सिस्टम मतलब? जैसे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम किसी बाहरी चीज का विरोध करता है, हाँ। वैसे ही समाज की पुरानी व्यवस्थाएं इस बदलाव का विरोध करेंगी। डॉक्टर्स की लॉबी नहीं चाहेगी कि एआई उनकी जगह ले। विश्वविद्यालय नहीं चाहेंगे कि एआई ट्यूटर उनकी डिग्री को बेकार कर दे। यानी मौजूदा ढांचे खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। बिल्कुल। इस्माइल टेक्सास का उदाहरण देते हैं, जहां डॉक्टर्स लॉबी ने टेलीमेडिसिन पर सालों तक प्रतिबंध लगवाए रखा। और दूसरी बाधा? दूसरी बाधा मनोवैज्ञानिक है। हम इंसान बदलाव से डरते हैं। ये तो है। स्रोत एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हम खुश रहने से ज्यादा आरामदायक रहना पसंद करते हैं। ये बदलाव बहुत बड़ा और असहज करने वाला है। और तीसरी बाधा जो शायद सबसे बड़ी है, वो है नीति और राजनीति। विनोद खोसला इस पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि असली लड़ाई तकनीक की नहीं, बल्कि सही नीतियां बनाने की होगी। सोचिए, अगर एआई से पैदा होने वाली इस अपार संपत्ति का फायदा सिर्फ कुछ कंपनियों और अमीर लोगों को मिला, तो समाज में असमानता और बढ़ेगी। और अगर गरीबों तक इसका लाभ नहीं पहुंचा, तो वो गुस्से में ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो एआई और तकनीक के खिलाफ हों और इस पूरी प्रगति को रोक दें। तो इस असमानता को रोकने के लिए किस तरह की नीतियों की जरूरत होगी? यहीं पर प्राउड का दर्शन एक ठोस समाधान देता है। वो सिर्फ समस्या नहीं बताते, बल्कि एक नया सामाजिक आर्थिक ढांचा भी पेश करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि चुनौती सिर्फ आर्थिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। हमें अधिग्रहण की मानसिकता, यानी ज्यादा से ज्यादा जमा करने की होड़ से बाहर निकलना होगा। और ये समझना होगा कि धरती के संसाधन सबकी ब्रह्मांडीय विरासत हैं। बिल्कुल। और इसी दर्शन के आधार पर वो सामाजिक क्रय क्षमता का विचार देती हैं। सामाजिक क्रय क्षमता, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई जैसा ही है? ये यूबीआई से एक कदम आगे है। यूबीआई अक्सर एक सरकारी हैंडआउट की तरह देखा जाता है। तो ये अलग कैसे है? सामाजिक क्रय क्षमता का विचार ये है कि समाज की उत्पादन क्षमता में हुई वृद्धि का लाभ हर नागरिक तक पहुंचना उसका मौलिक अधिकार है। ये एक दान नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी का लाभांश, यानी डिविडेंड है। समझ गया। ये एक जरूरी सुरक्षा कवच होगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि इस तकनीकी क्रांति में कोई भी पीछे ना छूटे। सही कहा। तो अगर मैं आज की पूरी चर्चा को समेटूं, तो हमारे स्रोत एक ऐसे भविष्य की तस्वीर पेश कर रहे हैं जहां एआई और तकनीक हमारे लिए अभूतपूर्व प्रचुरता पैदा करेंगे। ये हमें मेहनत और मजदूरी के बंधन से आजाद करके अपनी रचनात्मकता, अपनी बुद्धि और अपनी चेतना को विकसित करने का मौका देंगे। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये भविष्य तय नहीं है। तकनीक इसे संभव बना रही है, लेकिन ये साकार होगा या नहीं, यह हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। हमारी नीतियों पर, हमारी मानसिकता पर, और एक नए समाज की कल्पना को अपनाने की हमारी इच्छा पर। पीआर सरकार का दृष्टिकोण इस तकनीकी बदलाव को सीधे सीधे एक आध्यात्मिक विकास से जोड़ता है। तो ये सिर्फ एक आर्थिक या सामाजिक बदलाव नहीं है? नहीं, ये इंसान की चेतना का अगला पड़ाव है। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि एक ऐसी दुनिया में जहां एआई सारे करने वाले यानी डूइंग वाले काम संभाल लेगा, वहां हम इंसानों को होने में यानी बीइंग में बेहतर होना होगा। ये बहुत गहरा विचार है। तो जैसे जैसे हम इस भविष्य के करीब पहुंच रहे हैं, अपनी सत्ता यानी अपनी बौद्धिकता और आध्यात्मिकता को विकसित करने का असल मतलब क्या है, और हमारे समाज को सिर्फ हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के अलावा इस विकास में मदद करने के लिए कैसे बदलना होगा, ये सोचने वाली बात है। अगर आप इन विचारों से प्रेरित महसूस करते हैं और प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी यानी प्राउड के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हम आपको प्राउड के स्टडी सर्कल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इस तरह की और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए सदविप्रास मूवमेंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।